गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू इजी बायोलॉजी. दिस इज पूजा मौर्य. आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. ओके, सो व्हाट यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? एक्स एंड क्रिएशन. ओके, एक्स मीन्स क्या होता है? दैट इज समथिंग आउटसाइड, दैट इज द एक्स. एंड क्रिएशन मीन्स जो कोई चीज क्रिएट हो रही हो या बन रही हो. सो एक्सक्रीशन मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो क्रिएट हो रही है दैट नीड टू बी गेट removed, that is the excretion. तो excretion में this is the excretion we are studying in reference to human beings. So excretion is the removal of the nitrogenous waste and any harmful waste that is created by the body and that is not useful to the body. So that needs to be get excreted out from the body, and that waste is the nitrogenous waste. Nitrogenous का मतलब क्या है? Like it is made up of nitrogen. It is made up of nitrogen. Okay, nitrogenous. तो तीन तरह की nitrogenous waste है हमारे पास. First of all, we have urea, then we have ammonia, NH3, and then we have uric acid. These are the three nitrogenous waste. ये तीन नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है एंड इसे बॉडी से एक्सक्रीट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर अमोनिया बॉडी में रिटेन होने लग गया या कोई भी नाइट्रोजिनस वेस्ट रिटेन होने लग गया तो इट विल बी बिकम हाईली टॉक्सिक फॉर दी बॉडी. सो सबसे पहले हम यूरिया की बात करते हैं. जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं दोज आर कॉल्ड यूरियोटेलिक. Those are called uriotelic, and the organism which are excreting ammonia they are known as ammonotelic. इनको हम ammonotelic बोलते हैं. एंड जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं they are called uricotelic. Okay, let's start with the uriotelic. यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस आते हैं. सबसे पहले ह्यूमंस, वी एक्सक्रीट यूरिया. ओके, ह्यूमंस आते हैं बिकॉज यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए वी रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. वी रिक्वायर द मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. इतना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. सेकेंड इज द अमोनोटेलिक. अमोनिया जो है वो वाटर में ही डिजोल्व होता है तो बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है टू एक्सक्रीट द अमोनिया आउटसाइड द बॉडी. तो जनरली अमोनोटेलिक आर द फिशेस and other aquatic animals. Now coming to the last one, this is the uricotelic. Uricotelic are those organisms like which requires very less amount of water to excrete the uric acid. इसमें आते हैं हमारे पास birds. Birds excrete pellet. They excrete the उनके एक्सक्रीटा को भी we call pellet. बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गए. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरिकोटेलिक. दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजिनस वेस्ट. अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी एक्सक्रीट होंगे इनका एक मैकेनिज्म है और हर ऑर्गेनिज्म में हर नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का अलग अलग मैकेनिज्म है. बट यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एक्सक्रीशन. How does it takes place in the humans? लेकिन उससे पहले we will start from the lower organism. तो सबसे पहले जो lower organism है like that is the amoeba, हम उसकी बात करेंगे. Let's start with the excretion in amoeba. अमीबा में कैसे एक्सक्रीशन होता है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये हम सब जानते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से देयर इज ओनली अ सिंगल सेल जो पूरे अमीबा के अंदर वही एक सेल है जो काम करता है. सो उस सेल को डाइजेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है. दैट सिंगल सेल इज परफॉर्मिंग द एंटायर फंक्शन. ओके, सो उसमें कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है लाइक एज वी हैव द किडनीज. सो अमीबा में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है? अमीबा जनरली एक्सक्रीट अमोनिया और नाइट्रोजन और यू कैन से द CO2 बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द वाटर. सो वाटर में रहने की वजह से देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल. यू कैन सी इन द डायग्राम. ये this is the diagram of amoeba. Amoeba is a loose aggregate of the cells and the cells are just present over the water surface and these are the water molecules. और ये जो आपको बड़े से दिख रहे हैं this is the contractile vacuole.
दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब क्या है? इट कैन अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन. Okay, whenever it attains its full size or whenever it shrinks, it can contract itself. So that is why it is called contractile vacuole. Vacuole का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को, वाटर को या any substance को store करना. So that is the function of contractile vacuole. So this is in between there is the cytoplasm and a nucleus there. So this contractile vacuole, when water will enter, the CO2 will also enter along with the water. So this contractile vacuole will become big in size. It will attain its full length. After becoming large in size, what it does, it goes to the move to the body surface of the amoeba. It goes close to the body surface of the amoeba and it finds a place where that contractile vacuole can burst and release all the contents whatever it contains in it in the surrounding medium. So this is the excretion in amoeba. Okay, I hope this is understood to you. Should I repeat it again? Okay, this is the amoeba. Amoeba में excretion कैसे होता है? Amoeba is present in water, so water से ही diffusion करता है amoeba, and with the help of contractile vacuole, it just releases the content, or you can say the nitrogenous waste from its body. So this contractile vacuole attains its full length when it becomes filled with all CO2 nitrogenous waste, and it moves slightly. It started moving towards the body surface, and at any of the body surface it can burst, and after bursting or whatever the content is present in it, it will move outside the surrounding medium, that is the water. So this is the excretion in amoeba. Now we have read about the unicellular organism. Multicellular organism की तरफ जब हम जाते हैं, so multicellular में सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रा. Okay, हाइड्रा doesn't also don't have any excretory organ. So इसमें भी जो भी excretion होता है, that takes place in the water itself. Now after hydra we have certain other organisms, like you can say Platyhelminthes, because Platyhelminthes is the next phylum after the Coelenterata. Platyhelminthes में we have the flame cells. In Platyhelminthes we have the flame cells. After Platyhelminthes we have Annelida. Annelida में giant cells होते हैं और they are also called as rennet cell. And after Annelida there is the Arthropoda. Arthropoda में we have they have Malpighian tubules. And after Arthropoda, that is the mollusca onwards, there is the presence of kidneys. So now we will study about the excretory system of kidney, how it takes place. This is the structure of human kidney. So there are two pairs of kidney. Kidney are two in pairs, or you can say two in number or one in pairs. Okay, one in pair and two in number. And kidneys are located below the abdomen. जो right kidney होती है, it is slightly lower than the left kidney, because right side में there is a liver. So to accommodate the place of liver, जो right वाली kidney होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है as compared to the left one. Okay, this is the hilum. ये जो point है आपको दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ से blood vessels निकलेंगी, जो भी है, चाहे वो renal artery हो, चाहे वो renal vein हो, चाहे वो ureter हो. This notch is called as hilum. H-I-U-L-U-M. This is called hilum. And इसी notch से renal artery, renal vein and ureter निकलता है. Okay, kidney के अंदर human excretory system के अंदर we have a pair of kidney, and then we have ureter, and then we have urinary bladder. तो kidney में there is a hilum. Hilum से ही ureter निकलता है and renal artery and renal vein निकलती है. Okay, then this ureter goes and joins the urinary bladder. Urinary bladder में urine store होता है until we defecate it. And ureter is just, you can say, a muscular tube-like structure which is connecting the kidney to the urinary bladder. And kidneys are like 12 centimeter in length and 10 centimeter in breadth. This is the approximate size of the kidney. और kidneys के ऊपर there is adrenal gland, and this secretes the adrenaline which maintains the water balance in the body. This is the pair of adrenal gland which is present at the top of the kidney. Okay, this is the external structure I have explained to you about the excretory system. अब हम एक kidney की
सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज द सेक्शन ऑफ वन ऑफ द किडनी. लाइक दिस इज द chalk. If I break it, then I am just studying about the internal structure of the kidney after having a transverse cut over the kidney. So this is the section of kidney. किडनी के सेक्शन में इस आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पोर्शन को हम कहते हैं मेड्यूला. ओके, बाहर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पोर्शन को हम कहते हैं मेड्यूला. अब मेड्यूला के अंदर आपको ये ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं. दीज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड. पिरामिड ट्रायंगल होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अंदर वाला कोई भी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला, और उसके अंदर जो ये पिरामिड्स बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स. अब पिरामिड्स के बीच बीच में स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पर. दीज स्पेसेस आर कॉल्ड रिनल कॉलम. रिनल वर्ड कहीं भी आपको देखने को मिला दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू किडनी. तो पिरामिड के बीच में जो स्पेस है दीज स्पेसेस आर कॉल्ड रिनल कॉलम. ये सारा रिनल कॉलम है. एंड देन कमिंग टू द रिनल कैप्सूल. कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी. आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी. कैप्सूल आता है सबसे पहले, फिर कॉर्टेक्स, देन मेड्यूला. मेड्यूला के अंदर देन वी हैव मेड्यूलरी पिरामिड एंड देन वी हैव रिनल कॉलम. ओके, देन आफ्टर रिनल कॉलम दिस इज द स्पेस इन बिटवीन. बीच में ये जो खाली स्पेस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड रिनल पेल्विस. दिस इज कॉल्ड रिनल पेल्विस. एंड यहाँ से जा रहा है रिनल वेन एंड रिनल आर्टरी, जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, रिनल वेन एंड रिनल आर्टरी. सो आई ड्रॉ दिस chalk. This is the renal vein and this is the renal artery which is going inside the renal pelvis, and this is the ureter. ये ureter है जो यहाँ से join होगा. So I have told you the detailed structure of the kidney. Now इसी के अंदर हमारे nephrons present होते हैं. Nephrons are present here over the cortex region and over the medulla region. There are two types of nephrons, cortical nephrons and medullary nephrons. जो cortical nephrons होते हैं वो ज़्यादातर cortex वाली portion में होते हैं, और जो medullary nephrons होते हैं they are present inside the medulla region. अब हम पढ़ने जा रहे हैं nephron के structure के बारे में, because the basic unit of the excretory system is the nephron. तो जो काम करने वाला सिस्टम है किडनी के अंदर that is the nephron. अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है एंड हाउ इट फॉर्म्स द यूरिन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस इज द फर्स्ट पोर्शन. इस पोर्शन को हम कहते हैं माल्फीजी बॉडी. दिस इज कॉल्ड माल्फीजियन बॉडी. माल्फीजियन बॉडी में हमारे पास आता है Bowman's capsule. Bowman's capsule. This is the capsule named on the name of the scientist. And then glomerulus. Glomerulus. Okay. So this is the Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर there is a tuft of capillaries. इसके अंदर tuft of capillaries होते हैं and that capillaries are called Bowman's glomerulus. That capillaries are called ग्लोमेरुलस. इसका काम क्या है? ब्लड को लेके आना, दैट वॉट एवर दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इज टू टेक फ्रॉम दिस रिनल वेन. रिनल वेन और रिनल आर्टरी यहाँ पे काम करते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनीज में लेके आता है फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन. सो उसी ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है और यू कैन से सॉल्ट है और अमीनो एसिड है वो सब कुछ उसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है. सो ये बोमन्स कैप्सूल में आने के बाद इट मूव्स टूवर्ड्स दी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल. प्रॉक्सिमल का काम होता है, प्रॉक्सिमल मतलब है विच इज प्रेजेंट नियर अबाउट द ग्लोमेरुलस, एंड कॉन्वुलेटेड का मतलब है जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो, जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो, एंड टिब्यूल का मतलब है विच इज ट्यूब लाइक. सो दिस इज कॉल्ड पीसीटी. पीसीटी किसके पास होता है? ग्लोमेरुलस के पास होता है. दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल. फिर धीरे धीरे जैसे नीचे मूव करेंगे दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम्ब. दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है ये थिन होता है काफ़ी, और यहाँ पे यू विल फाइंड द एपिथेलियल सेल्स. यू विल फाइंड एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है. धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब आता है. असेंडिंग लिम्ब में यू विल फाइंड द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसकी सरफेस के अंदर में क्यूबॉइड क्यूब शेप के सेल्स होते हैं. फिर धीरे धीरे इट विल मूव अपवर्ड, दैट इट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, दैट इज द डीसीटी. डीसीटी डिस्टल मतलब जो दूर है, पास में जो है प्रॉक्सिमल, एंड दिस होल इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं विच इज हाईली कॉइल्ड.
and after this DCT it enters the whatever the blood or fluid will enter in the collecting duct. सब कुछ collecting duct में जाएगा. Collecting duct नाम से ही पता चल रहा है, it will collect all the and it will join the major of the ducts and pour its secretion in the collecting duct. बहुत सारे collecting duct जो हैं it will go and join the duct of Bellini. इसको बोलते हैं duct of Bellini. ये सारे जाके बहुत सारे ducts मिलके ducts of Bellini को join करते हैं and this duct of Bellini then will move in the renal pelvis, जो अभी हमने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा था. Then this renal pelvis will take that urine to the ureter and then to the urethra. And then in the urinary bladder it will passes out. So this is the whole flow chart of the structure of the nephron. Nephron का structure बहुत important है because इससे question आपको आएगा ही आएगा and you have to memorize the structure and the mechanism of urine formation. I have just explained you the structure of nephron. Nephron में 3 structures मिलते हैं. First is the Malpighi body जिसमें Bowman's capsule और glomerulus आता है. Then is this convoluted tubule. और इस convoluted tubule में we have PCT, then we have loop of Henle and then we have DCT and the last portion is the collecting duct. अब हम पढ़ेंगे कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया, अब यूरिन फॉर्म कैसे हो रहा है, हाउ द यूरिन इज फॉर्मिंग. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. मैकेनिज्म में कि अब नेफ्रॉन्स में ही वो मैकेनिज्म चल रहा होता है, तो नेफ्रॉन किस तरीके से काम करते हैं एंड हाउ दे फॉर्म यूरिन. सो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यूरिन फॉर्मेशन में. ये तीनों ही आपको लिखने हैं एंड डिस्क्राइब करने हैं. फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब है दिस इज द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में देर आर प्रेजेंट दी इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, मेसेंजियल सेल्स एंड सर्टन पोडोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट, जो क्या काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, जैसे छानने का काम करते हैं. गंदे वाले ब्लड को लेके आते हैं और उस ब्लड में से जो बहुत ही ज़्यादा गंदा इम्प्योरिटी वाला ब्लड है वो ही सिर्फ आगे जाता है, बाकी सारी चीज़ें दोबारा से रिनल आर्टरी ब्लड के अंदर वापस ले जाती है. लाइक जो बहुत ज़्यादा कूड़ा है उसी को हम घर से बाहर निकालते हैं, जो कम लगता है कि नहीं इससे काम चल सकता है उसको हम अपने घर में रखते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है उसी को हम कूड़े में फेंकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि उन चीज़ों का फिल्ट्रेशन होता है एंड दैट फिल्ट्रेशन इज सो माइन्यूट, यू कैन से देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट ओवर दी ग्लोमेरुलस जो बहुत ज़्यादा फिल्टर करके ब्लड को आगे पास ऑन करते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. और इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ वेरी फाइन ट्यूब सेल्स आर प्रेजेंट हेयर विच आर फिल्टरिंग द ब्लड. ओके, आफ्टर दैट द ब्लड विल पास इन टू द TCT एंड PCT. ओके, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जितने भी अमीनो एसिड है, वाइटामिन्स हैं और यू कैन से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर आयन, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, कि यहाँ पे दोबारा से वो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो रहे हैं जो यहाँ पे रह गए थे एब्जॉर्ब होने. ओके, तो यहाँ पे फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि जो यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है उस यूरिन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो नहीं जाने चाहिए. ओके, सो इसके लिए दोबारा से यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है. पहले तो फिल्ट्रेशन हो चुका, फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा से अब यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कुछ भी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो ब्लड के लिए, जो ब्लड से बाहर नहीं जाने चाहिए, बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन PCT एंड दी DCT. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. आफ्टर दैट देयर इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रिनल आर्टरी अपने साथ नहीं लेके आती है इन दी ग्लोमेरुलस. ओके, लाइक दी ड्रग्स, एल्कोहल और यू कैन से केराटिनिन, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं. तो वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, DCT में जाने से पहले उनका सिक्रीशन होता है, उन मटेरियल्स का सिक्रीशन होता है यहाँ पे, सो दैट कि वो ब्लड से बाहर जा सके. तो सिक्रीशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है. मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हम अपने घर में भी ढूंढ के निकालते कि नहीं इसको हमें डस्टबिन में डालना है, जो हमें जब झाड़ू लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तब हमें नहीं दिखाई देते. सो दोज आर कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ऐसे ही ब्लड भी करता है सेम. सो ऐसी बॉडी में भी होता है, लाइक जो कुछ भी रह गया जहाँ से आने में, वहाँ पे यहाँ पे आके वो सिक्रीट होता है ब्लड में, एंड दैट इज़
और नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी। तो वो सब कुछ भी एक्सक्रीट होगा एंड दैट इज कॉल्ड टिब्यूलर सिक्रीशन, कि टिब्यूल्स अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स को सिक्रीट कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट इट विल एंटर दी ऑल ऑफ द कंपोनेंट विल एंटर इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ वाटर ही बचता है एंड कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बचते हैं। ओके, सो यूरिन के अंदर यूरिया होता है, यूरिक एसिड होगा, कुछ अमोनिया होगा एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, केराटिनिन एंड 90% देयर इज वाटर। सो जो कलेक्टिंग डक्ट में ब्लड आएगा उसके अंदर मोस्टली जो होगा यूरिन जो होगा दैट वुड बी द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, बिकॉज यूरिन में ज़्यादा वाटर लॉस ना हो इसके लिए भी किडनी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज ज़्यादा एक्सेस वाटर लॉस हो गया तो किडनी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, बिकॉज किडनी का काम ऑस्मो रेगुलेशन में भी है। पहला काम किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन है एंड टू मेंटेन दी वाटर बैलेंस इन दी बॉडी। तो दूसरा काम किडनी का फिल्ट्रेशन होता है एंड देन टू मेंटेन दी पीएच ऑफ द ब्लड। ये कुछ फंक्शंस है किडनी के। सबसे पहला फंक्शन किडनी का है जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन है, कि बॉडी को ऑस्मोटिक बैलेंस में कैसे मेंटेन करे सो दैट कि उसके अंदर के वाटर को रिटेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर ना जाए। So first function is the osmoregulation and the water balance, and second function is the filtration of the blood. Third function is the temperature regulation and the pH regulation. This is the overall function of the blood or the kidney. So kidney का main mechanism, इस पे आपको question आएगा ही आएगा। एक तो structure draw करने के लिए आ सकता है आपको, और दूसरा है mechanism of urine formation. ये बहुत सारे previous year में भी ये question आया है, so this is very important and you have to study it very hard. So next, after the mechanism of urine formation we will do, if the kidney will not work then what will happen. Now we are going to talk about if due to any reason kidney stops working, because there are you can one pair of kidney. So अगर एक kidney fail हो जाती है तो the person can survive on the another kidney and that kidney will increase its size. That phenomena is called hypertrophy. Okay, but what happens if both the kidneys of a person is not working? So उस apparatus को जिसमें हम किडनी को चेंज कर सकते हैं, या तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करें, दैट इज कॉल्ड द किडनी ट्रांसप्लांटेशन विच हैपन्स इन बिटवीन द रिलेटिव्स, कि किसी रिलेटिव से किडनी डोनेट कर ली एंड किडनी ट्रांसप्लांट कर ली, दैट इज़ दी वन ऑप्शन। अगर कोई किडनी डोनेट नहीं हो रही है या नहीं नहीं अरेंज हो पा रही है तो उस टाइम पे उस पेशेंट को वी केप्ट ऑन हीमोडायलिसिस, दैट इज़ वी परफॉर्म दी डायलिसिस ऑफ द ब्लड ऑफ दैट पेशेंट। और जो एपरेटस हम उसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी इज़ द एपरेटस। ओके, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क लाइक आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है एंड हीमोडायलिसिस क्या होता है। सो आर्टिफिशियल किडनी इज़ द एपरेटस एंड हीमोडायलिसिस इज़ दैट टेक्निक जिससे कि उस ब्लड को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं। ओके, सो अब ये प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, जो भी ब्लड एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी पेशेंट की बॉडी से वो आर्टरी से निकाला जाता है एंड आर्टरी से ब्लड एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे कूल किया जाता है फॉर 0 डिग्री टेम्परेचर। देन इट इज़ मिक्सड विद द एंटी कोआगुलेंट। एंटी मतलब है यहाँ पर दैट इज़ द अगेंस्ट, कि ब्लड को कोआगुलेट होने से बचाया जा रहा है। ओके, दैट इज मिक्सिंग विद द एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट का नाम है हेपारिन। हेपारिन इज द एंटी कोआगुलेंट जिसको मिक्स किया जाता है ब्लड के अंदर, कि ब्लड जिसमें क्लॉट ना हो, क्योंकि ब्लड अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया काफ़ी टाइम तक बाहर है तो वो हो सकता है कि वो जम जाए। ठीक है, तो उसको यू कैन से क्लॉट होने से और कोआगुलेट होने से बचाने के लिए हेपारिन मिक्स किया जाता है उसमें। देन ये जो ब्लड है उसको सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास किया जाता है। दिस इज द सेलोफेन मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन दैट एपरेटस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। ओके, दिस इज द सेलोफेन मेम्ब्रेन, और ये सेलोफेन मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है जिसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो भी ब्लड के अंदर बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स हैं, लार्ज कंपोनेंट्स है, वो तो दोबारा ब्लड में ही रह जाएंगे। जो स्मॉलर कंपोनेंट्स है लाइक यूरिया, अमोनिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स, वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ही सेलो मेम्ब्रेन भी होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन भी होती है, और जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स है और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, और जो भी यूजफुल कंपोनेंट है और द लार्ज कंपोनेंट है दैट विल गो बैक इनसाइड द ब्लड, वो फिल्टर नहीं होगा उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, फिर जो भी डायलाइजिंग फ्लूइड में आया फिर से अब उस ब्लड को
बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है तो उस ब्लड को वार्म किया जाएगा फॉर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज दैट इज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज 0 डिग्री टेम्परेचर वाला ब्लड तो बॉडी के अंदर नहीं दोबारा से चढ़ा सकते डॉक्टर। सो उसको वार्म करेंगे एट 37 डिग्री टेम्परेचर एंड देन उसमें एंटी हेपेरिन मिलाया जाएगा। यहाँ पर हेपेरिन मिला रहे हैं, यहाँ पर एंटी हेपेरिन। दिस इज दी, ये कोआगुलेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, बिकॉज अब क्या करना है, यहाँ पे तो ब्लड कोआगुलेट होगा नहीं ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एंटी हेपेरिन मिला रहे हैं कि कोआगुलेट उसको करना है ब्लड को, सो दैट कि वो दोबारा से वेन्स में मतलब पेशेंट की इंसर्ट कर सके। यहाँ पे हम हेपेरिन मिला रहे हैं और यहाँ पे हम एंटी हेपेरिन मिला रहे हैं। हेपेरिन क्या करता है, ये एंटी कोआगुलेंट का काम करता है, ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है। ये क्या करता है, ब्लड को कोआगुलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज दैट ब्लड इज कूल नाउ एंड इट इज़ गेटिंग वार्म। तो धीरे धीरे उसको उसकी जो ये कूल वाली प्रॉपर्टी को हटाने के लिए एंटी हेपेरिन मिक्स किया जाता है एंड दैट एंटी हेपेरिन इज गेट इंसर्टेड इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट। ब्लड को कहाँ से निकाल रहे हैं, आर्टरी से इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, वेन के अंदर, ओके। और यहाँ पे हेपेरिन मिला रहे हैं, यहाँ पे एंटी हेपेरिन, and this is the dialyzing fluid and this is the cellophane membrane. This is how the mechanism of hemodialysis works. This is the alternative for a patient who is having both of his kidneys stop working, okay. Then this technique is useful for that patient, or else kidney transplantation is the last option. Otherwise hemodialysis पे ज़्यादा टाइम तक patient survive नहीं कर सकता, but this is an option for the patient for the time being. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने लेवल पे एक्सक्रीशन करते हैं। सो प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन प्लांट्स में किस तरीके से होता है। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, बट दे डू नॉट परफॉर्म दैट मच अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन, और इनकी जो क्वांटिटी होती है एक्सक्रीट करने की, दैट इज़ वेरी स्लो एंड वेरी लेस। सो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है जनरली ग्रेफाइट्स का हो सकता है। दीज आर दी कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, ओके। तो प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रेफाइट सिक्रीट करते हैं। रबड़ मिलता है हमें जो प्लांट से, गम्स, रेजिन्स, ये भी एक तरह का एक्सक्रीटा है प्लांट का। एंड कुछ एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं प्लांट से, लाइक सैंडलवुड ऑयल, लौंग का तेल, और ये सैंडलवुड, ये जो तेल जो मिलते हैं प्लांट से, दीज आर सर्टन एसेंशियल ऑयल्स विच आर लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेस्ट मटीरियल। CO2, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब भी एक तरह का वे ऑफ एक्सक्रीशन है। एंड द फिफ्थ इज द टैनिन्स। टैनिन्स भी हमें मिलते हैं प्लांट से, दैट इज दी ऑल्सो दी एक्सक्रीटरी, यू कैन से एक्सक्रीशन इन द प्लांट। अब ये किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, अब जैसे सपोज ग्रेफाइट वगैरह एक्सक्रीट करना हो, तो व्हाट द प्लांट डू, दे जस्ट स्टार्ट डिपॉजिटिंग दीज कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स इन दी जाइलम। ये जो ओल्ड जाइलम होते हैं, जो पुराने हो चुके हैं जाइलम, अब काम नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर ये डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को, और धीरे धीरे वो वुड जो होती है वो हार्ड हो जाती है, एंड दैट वुड इज कॉल्ड हार्ट वुड। इसको हम कहते हैं हार्ट वुड। तो इस तरह की हार्ड वुड में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अब रबर, गम्स, रेजिन्स, ये एक तरीके का एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो भी ओल्ड जाइलम में डिपॉजिट होना शुरू होता है। इसेंशियल ऑयल्स हो गया, पत्ते जैसे झड़ते हैं पेड़ों के, लीव्स झड़ना, फ्रूट्स के पत्ते, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर का झड़ना, ये सब भी एक तरीका है। दिस इज द स्ट्रैटेजीज दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट। एंड दिस टोमेटो और लेंटिसल्स भी काम करते हैं टू एक्सक्रीट CO2, वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड ट्रांसपीरेशन से भी लिक्विड कंपोनेंट एक्सक्रीट होता है। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो उससे भी कुछ एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। एंड द फिफ्थ इज द बार्क। बार्क जो आपको पेड़ की छाल दिखती है, उससे टैनिन्स वगैरह मिलते हैं। एंड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नमक वाली जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा होता है। सो दे सिक्रीट एक्सेस ऑफ सॉल्ट, तो उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। So this is also one of the strategy of a plant to excrete salt from their salt glands. So here I have mentioned some of the strategies and how the plants excrete. Now we will discuss some previous year questions which were asked from this portion. So here are few questions which were asked in the previous examination of CBSE.
फर्स्ट इज दी व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेंडिंग द ब्लड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन. किडनी में ब्लड क्यों लेके आया जा रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ फिल्ट्रेशन, बिकॉज दैट ब्लड इज इम्प्योर, and if that impurity will remain in the blood or in the body, it can become toxic for the body, so that needs to be get eliminated. Second question is the list the major steps involved in the formation of urine and state in brief their function. So ये वाला question I have already described very well. You have to write the whole mechanism of urine, that is the glomerular filtration, ultrafiltration and the reabsorption and tubular secretion and the concentration of the urine that is formed in the collecting duct. Third question is the major amount of water is selectively reabsorbed by the tubular part of nephrons. Nephrons में ज़्यादातर water जो है वो absorb हो चुका होता है in humans. So what are the factors? कौन से factors हैं जिनके ऊपर उसका amount decide होगा? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ऐसा. सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? पहला फैक्टर है ADH, दैट इज द हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन. और कुछ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उसके वाटर के अमाउंट को डिसाइड करते हैं कि कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक. जितना पानी आप पियेंगे दैट द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एक्सक्रीटेड विल बी equal. Okay, so the fourth question is what is glomerular filtrate? Glomerular filtrate is formed during the selective you can say ultrafiltration in the glomerulus and describe its formation. इसका formation आपको explain करना है किस तरह से Bowman's capsule में glomerulus में glomerular filtrate बन रहा है. Fifth question is what happens to the glucose, amino acid, salt and water? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर का क्या होता है? दैट एंटर द नेफ्रॉन अलोंग विद द फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट के साथ ही ये सारी चीज़ें आती है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ही अमीनो एसिड एंड दीज ग्लूकोज, सॉल्ट एंड वाटर ये सब कुछ आता है. तो इसका क्या इसका व्हाट इज द फेट ऑफ दीज थिंग्स ये आपको बताना है. सो फेट इसका क्या होता है? इट गेट्स रीएब्जॉर्ब in the PCT and the DCT and goes back to the peritubular capillaries in the blood. With the peritubular capillaries ये दोबारा से blood में चले जाते हैं and it gets reabsorbed. This is the fate of these glucose, amino acid and salt. So in this video I have tried my well to explain you about the excretory system. So if you have any doubt you can ask me, and if you have any queries or any suggestions, so you can give me in the comment box. And if you like my video then please share it and subscribe it. Thank you for watching.